नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज वैदिक नेचर क्योर यानी कि वैदिक प्राकृतिक चिकित्सा का ये दूसरा सत्र है। पिछले हफ्ते हम लोगों ने इस अंतर्राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की शुरुआत की थी और पहला सत्र था जिसमें हम लोगों ने इस वैदिक नेचर क्योर के इंट्रोडक्शन और कॉन्सेप्ट पर चर्चा की थी। और उसी दौरान उसमें एक असेसमेंट के लिए भी आप लोगों को सवाल दिए गए थे, जो असेसमेंट काफ़ी लोगों ने उसको मेल पर उसका जवाब भेजा है। तो आज भी इस पूरी प्रक्रिया में पूरे इस आज के जो भी ये सत्र चलेंगे उसमें भी बीच बीच में कुछ असेसमेंट के सवाल दिए जाएंगे, जिसको आपको फिर उसी तरह फिर उस जवाब देते हुए मेल पर हमें भेजना है। इसलिए पूरे वीडियो को आप देखेंगे और आज का भी जो सत्र है उसका जवाब वैसे ही देंगे, ताकि आप उसी असेसमेंट के आधार पर आपको जो ये अंतर्राष्ट्रीय पाठ्यक्रम है उसका ई सर्टिफिकेट उसी असेसमेंट के आकलन के आधार पर दिया जाएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं। पिछले दिन हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पे चर्चा कर ली। आज हम लोग बात करते हैं एग्जिस्टेंस एंड अपना परिचय जो बोलते हैं, या यूँ बोलिए आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस एंड आइडेंटिटी यानी कि अस्तित्व और अपना परिचय। अब एक व्यक्ति के रूप में आप चाहे अपने आप को सोचें या किसी और व्यक्ति को सोचें, एक ह्यूमन बीइंग के रूप में सोचें। जब वो व्यक्ति के स्वस्थ या अस्वस्थ दोनों रूपों को जब आप आकलन करते हैं, आप उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि ये रोगी है या स्वस्थ है और इसको रोगी से स्वस्थ बनाने के लिए क्या करना है, तो उस समय वो व्यक्ति, चाहे वो दूसरा व्यक्ति हो या आप स्वयं हो या मैं हूँ, उसकी पहचान क्या है और उसकी आइडेंटिटी क्या है और उसका एग्जिस्टेंस क्या है। तो इसलिए क्या वो जितना दिखता है वही है, जितना वो अनुभव करता है वही है, यानी कि जो आप जितना देख रहे हैं या वो अपने बारे में जितना बोल रहा है वही है, या उसका उस पूरे व्यक्तित्व का या वो पूरा व्यक्ति उससे परे या उससे ज़्यादा है, कम कुछ है जो शायद वो व्यक्ति भी नहीं जानता या वो नहीं समझ पाता, और वो आपके लिए या जो उसके डिजीज या हेल्थ को जब आकलन करते उसके लिए जरूरी है। क्योंकि अब जो सतही रोग होते हैं, जो एक्यूट डिजीज होते हैं, वो तो बहुत ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक होते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा ये नहीं है। लेकिन जब क्रॉनिक डिजीज, क्रॉनिक में भी जब बहुत डीप रूटेड जो डिजीज होते हैं कि आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं लेकिन बहुत बार उसका मिलता नहीं, तब आप रूट खोजते हैं कि उसका कॉज कहाँ है। कॉज के बाद देखते हैं कि क्या सिस्टेमिक फंक्शन कहाँ इन्वॉल्व है, या उससे भी डीप सोचते हैं कि भाई ये सेल लेवल पे कहाँ गया है, या कौन से, या फिर फिजिकल से माइंड में जाते हैं, माइंड से इमोशन, तो बहुत डीपर जाते हैं। तब सवाल आता है कि इतना डीपर जाते जाते भी एक जगह लगता है कि शायद और नहीं जानते। तो इसलिए ये जरूरी है कि जब एक व्यक्ति है, जब आपको पूरी तरह जब उसके डिजीज को समझना है, तो डिजीज उस व्यक्ति को के अंदर है, या वो व्यक्ति डिजीज के साथ जुड़ गया है या डिजीज के अंदर डिजीज द्वारा प्रभावित है, यानी डिजीज उसके व्यक्तित्व को मॉडिफाई कर रहा है, या व्यक्ति एज ए होल उस डिजीज के अंदर घुस गया है, अपने आप को नॉर्मल नहीं कर रहा है। तो वो नॉर्मल सी आइडेंटिटी क्या है या उससे अलग उसका अस्तित्व क्या है। जब इस पर जाएंगे तो जैसे रोग डीपर लेवल में जाता है, तो एक मनुष्य को भी डीपर लेवल में समझना होगा कि वो मनुष्य या वो जीव, उसका डीपर रूट कहाँ है, उसकी असल आइडेंटिटी या असल एग्जिस्टेंस क्या है, या एग्जिस्टेंस उतना ही है जितना उसका लाइफ साइकिल है, जन्म से मृत्यु वहीं तक है, या उससे अलग है, उससे पहले भी और उससे बाद में ही है। पहचान उसकी क्या वही है कि वो एक डिजीज पर्सन है या हेल्दी पर्सन है, या उससे अलग कोई पहचान। तब हम थोड़ा सा ह्यूमन बॉडी से ह्यूमन स्ट्रक्चर को बोले या उसके एग्जिस्टेंस को थोड़ा सा हम लोग डिकोड करेंगे। और इसके लिए सबसे पहले जाएंगे कि एक ह्यूमन बॉडी जो जिस एक व्यक्ति, अब इंडिविजुअल लेवल पे सोचे कि एक इंडिविजुअल जो व्यक्ति जो आज है या कभी, आज तो है दिख रहा है लेकिन कभी नहीं था, यानी उसके जन्म के पहले वो व्यक्ति नहीं तो था। तो क्या जन्म के पहले वो व्यक्ति फिजिकली नहीं था लेकिन उसका अस्तित्व था या नहीं, या उसके अस्तित्व की संरचना हो रही थी कि नहीं, या उसके अस्तित्व के कुछ कारक मिल रहे थे कि नहीं, वो फैक्टर जो उसको फिजिकल बॉडी या एक ह्यूमन
एग्जिस्टेंस के रूप में पृथ्वी पर आने वाला है, उसकी कोई और क्राइटेरिया बन रही थी कि नहीं? तो जाहिर बात है कि बन रही थी। और वो सिर्फ हम ये सोचे कि उसके माँ पिता नहीं, उसके माँ पिता के पहले उसके माँ पिता, उसके माँ पिता, बहुत दूर तक जाएंगे। लेकिन अब एक ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं, तो अगर हम आज की तारीख में जब डिजीज बहुत क्रॉनिक है, तो हमको भी उस क्रॉनिक लेवल पे बॉडी को और डीपर डिसइंटीग्रेट करके समझना होगा कि एग्जिस्टेंस में आती है तो हम जानते हैं डुअलिटी की जरूरत होती है, दो तत्व लगते हैं, विशेषकर ह्यूमन बॉडी के लिए, मेल एंड फीमेल। भारतीय परंपरा में, हम अपनी वैदिक परंपरा में कहते हैं, या वैदिक साहित्य कहें या वैदिक संस्कृति कहें, विशेषकर या वैदिक दर्शन में है, सांख्य में एक आया है कि पुरुष और प्रकृति, पुरुष ने प्रभावित किया प्रकृति को और प्रकृति ने, जिसकी हम लोगों ने बेसिक उस दिन आपको चर्चा की। यानी अगर जब पुरुष और प्रकृति जब चर्चा में आती, जब वो एक माने पुरुष प्रकृति को प्रभावित करते हैं, तब जीव की संरचना की या इवोल्यूशन की शुरुआत होती है। यानी जो व्यक्ति अभी शरीर नहीं बना है, उसके पहले उसके जन्म की संरचना शुरू हो जा रही है दो चीज में। तो एक व्यक्ति शरीर से परे भी कुछ है। एक और है, अगर हम अपने उपनिषदों की बात करें तो उपनिषदों में भी एक चर्चा आई है प्राण और रई की, यानी कि डुअलिटी की बात आ रही है। और हम लोग सभी जानते हैं एक सेल से दो सेल बनती है, दो से फिर मल्टीप्लिसिटी होती है। तो जब मल्टीप्लिसिटी में जाएगी तो उसके पहले यूनिसेलुलर, वो डिवाइड होके दो, तब जाके मल्टीसेलुलर। बेस में एक सेल है, वो डिवाइड होके दो हुआ, दो से फिर मल्टीप्लिसिटी हुई। और ऐसे ही जो एक गर्भाधान के बाद होता है, तो इसी तरह मल्टीप्लिसिटी होती है। लेकिन जब वैदिक परंपरा में हम जाते हैं तो और गंभीरता में जाते हैं कि वो सिर्फ जो सेल दिख रहा है उतना ही नहीं है, सेल के पीछे भी कुछ है जो सेल को प्रभावित करता है, एक सेल को दूसरे सेल से जोड़ता है, फिर दो जुड़ के एक से फिर दो, दो से फिर मल्टीप्लिसिटी और एक ऑर्गन डेवलप होता है। लेकिन ये एक से उस एक ऑर्गन डेवलपमेंट के पीछे बहुत कुछ घटनाएं होती हैं, जो घटनाएं उसको प्रभावित करती है एक शरीर और एक जीव के रूप में करने में। तो हमारी उपनिषद की परंपरा में दो आती है, रई और प्राण। जैसे सांख्य में हम लोग मान लेते हैं प्रकृति, पुरुष और प्रकृति, यहाँ प्राण और रई की बात आती है। प्राण क्या है? ये भी एक एनर्जी है, मल्टीप्लिसिटी, मतलब दो चीज मिलकर डुअलिटी के लिए प्राण है, जो प्राण मूल है, जो एक्टिव है। और रई जो है वो आपको कहीं ना कहीं पैसिव है, लेकिन प्राण प्रभावित करता है, रई ये करती है। प्राण पॉजिटिव होती है, रई नेगेटिव होती है। अगर प्राण को हम सूर्य माने तो रई को हम चंद्र माने। इसका मतलब लाइफ की, सिर्फ जीवन की नहीं, लाइफ की या पूरे ब्रह्मांड की डुअलिटी भी प्राण और रई के रूप में उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और वही एक्सप्लेनेशन शरीर के साथ, ह्यूमन जीव के साथ, शरीर से भी ज्यादा बोले एक पूरे ह्यूमन एग्जिस्टेंस के साथ होती है कि वो हमारे आसपास घटने वाली चीजें भी हमें प्रभावित करती हैं। वो है भारतीय परंपरा में दो चीजें मानी जाती है, उत्तरायण और दक्षिणायन। ये आप लोगों ने भी सुना होगा। उत्तरायण का मतलब जब होता है, उत्तरायण जब कंडीशन आती है, उस समय ये वैदिक परंपरा या वैदिक दर्शन बोलता है कि एक व्यक्ति के प्रति विरक्ति थोड़ी आती है, त्याग होता है, निष्काम काम के प्रति बढ़ता है। यानी एक जीवन में वो माया से, मोह से, अटैचमेंट से दूर होता है उत्तरायण के समय। दक्षिणायन के समय भोग की प्रवृत्ति बढ़ती है, उसको भोगने की होती है, लस्ट या वासना में ज्यादा होता है, वो ज्यादा ही होती है। तो ये तो 6-6 महीने का बाह्य रहता है, बट एक मनुष्य का अस्तित्व है, ये दोनों के बीच रहते हुए अपने को वो किस मार्ग पर ले जा रहा है। उत्तरायण में भी वो दक्षिणायन के भाव के साथ रह सकता है और दक्षिणायन में भी उत्तरायण भाव से रह सकता है। यानी आप जीवन में त्याग और निष्काम कर्म के साथ रहना चाहते हैं, या आप सब कुछ कार्य कर रहे हैं लेकिन उसमें आप अटैच नहीं है, तो आप जीवन में हर समय उत्तरायण के साथ हैं। जो उत्तरायण और दक्षिणायन की जब भौगोलिक स्थिति आती है तो हमें प्रभावित करती है, लेकिन हम अंदर से उससे कितना प्रभावित होते हैं, यानी कि हमारे आसपास के जो एटमॉस्फेयर है वो हमें प्रभावित कर रहा है या हम उसको अपने ऊपर प्रभाव नहीं डालने दे रहे हैं। ये भी एक प्रक्रिया है एक मनुष्य के अस्तित्व में और पहचान में। सिर्फ पहचान ये नहीं कि शरीर क्या है, नाम क्या है, उसका रोग क्या है,
वो जहाँ रह रहा है, और ये जो टोटल ब्रह्मांडी एनर्जी है वो उसको कैसे प्रभावित कर रही है, और उसके साथ वो अपने आप को कैसे काउंटर करके बैलेंस करता है। तो एक व्यक्ति अगर आपके पास आ रहा है तो उत्तरायण में आ रहा है या दक्षिणायन में आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके रोग क्या है वो भी आपको समझना है, और तब समझ में आएगा उसकी प्रवृत्ति आप समझेंगे तो ये समझेंगे कि वो उत्तरायण की प्रवृत्ति लेके उसका जनरल नेचर है या दक्षिणायन की है। तब आप समझ गए कि इस व्यक्ति का बेसिक नेचर क्या है और किस रूप में ये बढ़ रहा है और किस तरह उसको काउंटर करना है। सिर्फ आप रोग पूछ के और उसका ट्रीटमेंट करेंगे तो ये जनरल ट्रीटमेंट होगा, लेकिन वैदिक नेचर की ओर में जब जाएंगे तो आप व्यक्ति की नहीं उस पूरे अस्तित्व को समझ रहे हैं। जो व्यक्ति के एक शरीर के माध्यम से आपके पास आया है उसका टोटल अस्तित्व क्या है, वो अपने आसपास के परिवेश के साथ अपनी पहचान कैसे बनाया है, तो उसका रिकॉग्निशन क्या है, उसकी अपनी आइडेंटिटी क्या है, और उस आइडेंटिटी के साथ उसने अपना अस्तित्व क्या बनाया है। तो उसको दोनों को समझने के बाद ये होगा। अब देखिए हमारे परंपरा में ये भी है कि 15 दिन एक महीने में शुक्ल पक्ष होता है, 15 दिन एक कृष्ण पक्ष होता है। शुक्ल पक्ष जो है वो प्राण है, कृष्ण पक्ष है जो रई है। रई हमारी एक्टिविटी है जो करता है, जैसे सूर्य को बोलते हैं, अगर हम बोल रहे हैं कि प्राण, तो चंद्रमा को रई, यानी कि सूर्य के प्रकाश से सूर्य लाइट देता है तो चंद्रमा में प्रकाश आता है। तो कहीं ना कहीं प्राण के प्रभाव से रई होती है, तो रई कहीं ना कहीं अपना काम प्राण पर डिपेंडेंट हो रहा करके कर रहा है। तो शुक्ल पक्ष जो होता है, भारतीय परंपरा में जितने भी शुभ कार्य या यज्ञ और जो भी होते हैं वो शुक्ल पक्ष में होते हैं। कृष्ण पक्ष में अंधेरा रहता है रात में, तो उस समय नहीं करते, तो शुक्ल पक्ष में करते। तो इसका भी प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर पे और मन पे भी बहुत प्रभाव पड़ता है। बाद में हम लोग इस पर आएंगे कि किस तरह ये हमारे शरीर मन को प्रभावित करता है, एक प्रकाश, और ये उस पर भी आएंगे। दूसरी बात है कि डे और नाइट की बात है कि प्राण डे है और रई रात है, यानी कि रात वाला काम अगर दिन में करते हैं तो इसका मतलब आप अपने प्राण का क्षय कर रहे हैं कहीं ना कहीं, और अगर दिन वाला काम रात में भी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका प्राण का विस्तार कर रहे हैं, तो आपका प्राण का विस्तार है। इसलिए जब किसी का एक पुरुष और स्त्री का जो एक शारीरिक संपर्क होता है वो भी एक रई कार्य है, क्योंकि आप प्राण और रई का संपर्क ही एक हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं वो एक क्रिया हो रही है डुअलिटी की, क्रिएशन की, तो वो भी एक रात की ही क्रिया है, यानी कि रई है वो भी। अगर दिन में करते हैं तो दिन होते हुए भी वो प्राण होते हुए भी रई है। इसका मतलब आपको जो कुछ काम है या जो चीज है जिसको हम रई मानते हैं, रई का मतलब है कि जो प्राण के प्रेरणा से या प्राण के प्रभाव से जो काम होता है वो रई हो गई। काम रई कर रही है, लेकिन उसके पीछे फोर्स प्राण है, प्राण डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो। जैसे सूर्य ने प्रकाश दिया, चंद्र प्रकाशित हो गया, तो चंद्र प्राण, सूर्य प्राण है, रई है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है। हम सिर्फ इतना समझे कि डुअलिटी ऑफ लाइफ है, दो चीज इन्वॉल्व होंगे। अगर पुरुष और स्त्री मिलते हैं तो पुरुष प्रेरक है, तो स्त्री कहीं ना कहीं जो बच्चे का जन्म हो रहा है उसमें एक महिला की आवश्यकता है जन्म देने के लिए, लेकिन पुरुष कारक है, तो इस तरह हो रहा है। तो खैर हम लोग जब इस चीज को अगर समझ गए डुअलिटी को, तो एग्जिस्टेंस और आइडेंटिटी के बीच में ये हम लोग समझे, और एक शांति के रूप में हमने समझा कि पुरुष और प्रकृति, वो पुरुष और प्रकृति मतलब मेल और फीमेल की बात नहीं है। वो पुरुष जो एक अनमैनिफेस्टेड मटेरियल है, जो न क्रिएट होता है न क्रिएशन होता है, वो प्रकृति को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करता है, तब उसके बाद क्रिएशन होता है। अब क्रिएशन के लिए जब भी आती है तो सबसे पहले कहा जा रहा है कि जो इवोल्यूशन स्टार्ट होता है या उद्भव, जब जन्म या एक जीव के या कल्पना जो भी है, वैदिक परंपरा में कहा जाता है अंतःकरण बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब अंतःकरण जनरली इस विषय में तीन चीजों को कहा गया, महत, अहंकार और मानस। लेकिन उससे भी पहले आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि अंतःकरण क्या चीज है, अंतःकरण चीज है क्या। अब अंतःकरण को अगर समझना चाहेंगे तो बेसिक चीज, बहुत ज्यादा गहरे में जाएंगे तो बहुत इसकी व्याख्या बहुत हो जाएगी, या अंतःकरण पे ही हमको 2-3 एपिसोड बनाने पड़ जाएंगे, तो उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग मूल जिस चीज पे वैदिक नेचर की ओर में है तो वैदिक नेचर के ऊपर करेंगे, और उसके रिलेटेड जो आ रहा है उसको समझने की कोशिश करेंगे। डिटेल्स में अगर होगा तो इस पर बहुत ये हो जाएगी, या जो भी हमारे भी क्लास हो रहे हैं
इसके हर चीज को प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में हम लोग दिखा सकते हैं, प्रैक्टिकल कर सकते हैं कि एक व्यक्ति को जब हम डिजीज के रूप में आइडेंटिफाई करें तो उसमें ये उसकी एग्जिस्टेंस और आइडेंटिटी कैसे उसको डिजीज डायग्नोसिस में या ट्रीटमेंट में हमको हेल्पफुल करती है, इसकी अगर कोई प्रैक्टिकल अनुभव करना चाह रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं तो बिल्कुल आ सकते हैं हमारे, जब हम लोग की क्लिनिक में वो हम लोग सिखा सकते हैं। खैर, अगर हम सिंपल रूप में कहें अंतःकरण को, तो अंतः का मतलब होता है इनर और करण मतलब होता है क्रिया या एक्टिविटी या अंदर की क्रिया होने। तो अंदर का मतलब भी बहुत फिजिकल की बात नहीं होती। अगर सिंपल बात करें तो शरीर और आत्मा का संयोग स्थल होता है वो अंतःकरण। अगर मानते एक तरह से हम लोग उसको मान सकते हैं कि शरीर और आत्मा के सेतु जो है वो अंतःकरण है। यानी अब मान लीजिए इसको बहुत जगह में जहाँ एनर्जी हीलिंग और बहुत जगह पे उस तरह की चीजें होती है उसमें अंतःकरण का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन कुछ लोग अंतःकरण बिना जाने भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अंतःकरण सिर्फ बोल देने से और हाथ से टच कर देने से नहीं होता। इसके लिए आपको बहुत कुछ चीज जानना होता है, इसलिए कभी कभी गिमिक होता है, इसलिए लोग बोल भी देते हैं कि ये तो गिमिक है, इसका क्या एक्सप्लेनेशन है। क्योंकि अंतःकरण जैसे मैंने कहा कि ये शरीर और आत्मा का के बीच की सेतु है। अब उस रूप में देखिए और सांख्य के हिसाब से देखिए तो अंतःकरण 3 माना गया है, महत, अहंकार, मानस। हम उस रूप से हम लोग एवोल्यूशन में जा रहे हैं कि व्यक्ति का जन्म होता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले हमने डुअलिटी को समझा, यानी एक बच्चे का जन्म के पीछे एक डुअलिटी है। और डुअलिटी की क्या है, जो हमारे ब्रह्मांड की डुअलिटी, एक तो पुरुष और प्रकृति हमने समझा, एक प्राण और रई समझा। और प्राण मेल है, रई फीमेल है, यानी मेल और फीमेल सिर्फ बायोलॉजिकली इन्वॉल्व हो ये जरूरी नहीं। ये जरूरी तो है ही है कि स्पर्म और ओवम मिल रहा है, लेकिन उसके पीछे जो थॉट प्रोसेस है, थॉट प्रोसेस में हमने क्या कहा, पॉजिटिव नेगेटिव, पैसिव एक्टिव, डे नाइट, यानी एक थ्रू आउट द लाइफ साइकिल जो है उसका एक कॉम्बिनेशन है, लाइट एंड डार्क, उसका कॉम्बिनेशन होना चाहिए, कोई ज्यादा कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो सारी चीजें होनी चाहिए, उत्तरायण दक्षिणायन बैलेंस है। जो आप जनरल लाइफ में आए हैं तो आपको ये चीजें, ये नेचर में जो है वो एक शरीर में भी है। अब उसके बाद उसको किस चीज को आप ज्यादा डोमिनेट करते हैं, किसको कम करते हैं, वो आपके जन्म के बाद है। लेकिन ये सारी चीजें जब इन्वॉल्व हो रही है, यानी जब 2 फैक्टर्स मेल और फीमेल इन्वॉल्व हो रहे हैं तो उसके पीछे उनकी जो ये नेचर है प्राण और रई की, वो उस समय मिल रही है एक नए सृष्टि के लिए। और वो नया सृष्टि जब बड़ा होकर आपके पास आ रहा है तो उसके अगर शरीर में कोई या उसके व्यक्तित्व में या अस्तित्व में कोई रोग है तो उस रूट में भी जा सकते हैं जहां पे 2 व्यक्ति ने, एक प्राण और रई ने मिलकर उसका सृजन किया था या उसको जन्म दिया था। उस समय उनकी प्राण की और रई की अवस्था क्या थी, उनकी मानसिकता क्या थी, उनकी मानसिकता में क्या भोग था या त्याग था, निष्काम कर्म था या वासना थी। ये सारी चीजें बहुत बड़ा फैक्टर्स होती है क्योंकि वो सेलुलर लेवल पे ट्रांसमिट करती है। यानी व्यक्ति शरीर बनने के पहले भी एक चीज है जो उसके अस्तित्व के लिए इंपॉर्टेंट है और वो उसके जीवन के बहुत से चीजों में, उसकी सकारात्मकता में या नकारात्मकता में इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग आ जाए उसके बाद महत, अहंकार और मानस। ये 3 चीज अंतःकरण है और ये अंतःकरण तत्व इंपॉर्टेंट है उसके किसी भी जीव के जन्म में या एक इवोल्यूशन के लिए, लाइफ के इवोल्यूशन के लिए। अब उस दिन हम लोगों ने जैसे त्रिगुण की बात कही थी, तत्व, सत्व, तम और रज। अब अगर सत्व का डोमिनेंस हो जाए या उसका प्रभाव ज्यादा हो जाए तो अहंकार जो है, जैसे मैंने कहा महत, अहंकार और मानस, तो महत जो है वैदिक परंपरा में महत है कि फर्स्ट प्रिंसिपल है, पहली इकाई है जो एक व्यक्ति के या इंडिविजुअल के इंटेलिजेंस को डिस्क्रिमिनेट करती है कि चेतना की एक स्तर उसमें आता है कि वो कुछ चीज को डिस्क्रिमिनेट कर पाए। ठीक है, उसके बाद अहंकार है। अहंकार जो है कि सेल्फ आइडेंटिटी को दिखाता है कि मैं ये हूँ, ये वो है। ये आई की बात आती है अहंकार की, सेंस ऑफ आईनेस, अपनेपन को, अपने को, अहम को पहचान की बात आती है। तो ये जो बात है आती है। अब जब सत्व का डोमिनेंस होता है तो ये अहंकार मानस को जन्म देता है। मानस जो होती है
बुद्धि की, या यूं कहे कि चेतना का बेसिक लेवल, एडवांस लेवल ना, हायर कॉग्निशन की बात नहीं, बेसिक लेवल, यानी अंतःकरण से ये 3 हुए। अब सत्व जब ने अहंकार को डोमिनेट किया तो मानस आया, और उसके साथ आए 5 सेंस ऑर्गन, जिसको हम लोग ज्ञानेंद्रियां बोलते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, और वो क्या क्या है? कान है, त्वचा है, आंख है, और आपकी जीभ है, और नाक है। ठीक है। अब जो भी हमारी सेंसुअल परसेप्शन होती है, जैसा कि हमने बात की थी उस दिन भी कि सेंसुअल परसेप्शन होती है, ये सेंस ऑर्गन है। उस दिन भी हमने इंट्रोडक्शन में इसकी चर्चा की थी कि सेंस ऑर्गन जो हमारे हैं उसके थ्रू हम सेंसुअल परसेप्शन करते हैं, लेकिन सेंसुअल जो परसेप्शन है वो ऑब्जेक्ट या वो स्टिमुलस हमारे शरीर के बाहर है। यानी जो हमारे सेंस ऑर्गन को अट्रैक्ट करते हैं या उसको स्टिमुलेट करते हैं उस चीज के प्रति, वो हमारे शरीर के बाहर है। ठीक है। अब जब सेंसुअल कोई परसेप्शन होता है या कोई चीज हमारे बॉडी के, ह्यूमन बॉडी के बाहर है, वो किसी सेंस के द्वारा, सेंस ऑर्गन के द्वारा, सेंस तो फील की जाती है और फील की जाती है ऑर्गन से। अगर कोई सुगंध आ रही है तो सुगंध है सेंस, बट उसको फील करने के लिए हमारे जो ऑल्फैक्टरी ये है नाक के माध्यम से, वो हम फील करते हैं। आवाज जब आती है तो वो कानों पे पड़ती है, तो हम फील करते हैं थ्रू अपने ईयर ड्रम के थ्रू। तो ये है कि सेंस बाहर से आ रही है, वो सेंस है, साउंड सेंस है, लेकिन उसको परसीव कर रहे हैं हम थ्रू ईयर, तो ईयर हमारे सेंस ऑर्गन हो गए। तो इस तरह जब सेंस हमारे, कोई सेंस परसेप्शन जो है उसको हमने थ्रू सेंस परसीव किया और वो सेंस ऑर्गन ने उसको परसीव करके अंदर तक ले गया, तो जो महत्व है, जो हमारी अंतःकरण का जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट, जो हमको थोड़ा सा इंटेलिजेंस जो डिस्क्रिमिनेट किया है, इंटेलिजेंस आया है, वो एनालाइज करता है उस सेंसुअल परसेप्शन को कि जो आया है, चाहे वो टच हो, माने हमने टच किया है, कि कुछ देखा है, कुछ सुना है, कुछ सूंघा है, या कुछ स्वाद लिया, वो हर चीज को एनालाइज करता है। ठीक है। महत्व सिर्फ एनालाइज करता है कि जो हुआ है ये क्या है, वेदर इट इज अ टच, दैट मीन्स द कोई चीज है जो हमने टच की है, या कोई साउंड है जो हमारे कानों में आई है, उसने एनालाइज किया। अहंकार जो है आइडेंटिफाई करेगा किस चीज से, इस परसेप्शन को, कि जो टच हुआ है ये टच है क्या। ठीक है। वो उसके साथ आइडेंटिफाई करेगा कि ये चीज क्या है, कि हमारा जो है अहंकार आइडेंटिफाई करेगा, महत्व पहले एनालाइज किया, और महत्व लास्ट में डिसाइड करेगा कि रिएक्ट कैसे करना है इस पर, जो भी हमारा सेंसुअल परसेप्शन है उसको रिएक्ट कैसे करना है। मानस ने एनालाइज किया, अहंकार ने उसको आइडेंटिफाई, उसको ये किया कि उस रिलेशनशिप को समझा कि ये जो हमारे हाथों में लगा ये सही है, हमारे लिए अच्छा है या गलत है, और महत्व ने उसको रिएक्ट किया कि भैया अगर जलन है तो इसको हटा लो। ये है जो आज की तारीख में लोग सेंसरी मोटर रिफ्लेक्स करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस यूज नहीं होता, ये हमारा न्यूरोलॉजिकल रिएक्शन है, सेंसरी मोटर को है, यहाँ पे है कि वही। तो यहाँ पे भी अभी कॉन्शसनेस की हायर लेवल की बात नहीं हो रही है, वो बेसिक इंटेलिजेंस की बात है कि महत्व है जो रिएक्ट करता है कि आपको जो भी है। तो ये हो गया हमारी एक व्यक्ति के पहचान में है। अब ये परसेप्शन अगर आप देखते हैं, क्योंकि बहुत बार देखेंगे, बहुत लोगों को आपको मिलेगा, इवन मेडिकल साइंस में भी हम लोग न्यूरल रिफ्लेक्स देखते हैं कि हाँ कोई प्रॉब्लम आया, विशेषकर पैरालिसिस का पेशेंट, या कहीं न्यूरोलॉजिकल इंजुरी हुई है, तो हम लोग वहाँ पे बहुत से उनके टेस्ट है जिससे हम लोग रिफ्लेक्स टेस्ट करते हैं कि नर्व रिफ्लेक्स कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे आप भी, यहाँ पे जो ये चीजें हैं कि हम ये कर सकते हैं कि इस लेवल की उसकी महत्व हो या अहंकार हो, मानस किस लेवल पे रिएक्ट कर रही है, तो आप समझ सकते हैं इस बेस पे, इस व्यक्ति का या इस जीव का कॉन्शियस लेवल या कॉग्निटिव लेवल किस लेवल तक है। ये बेसिक लेवल है, इससे हायर लेवल पे हम लोग बाद में जाएंगे, लेकिन ये बेसिक लेवल पे कम से कम इतना है कि वो आइडेंटिफाई कर पा रहा है कि नहीं। तो ये कई चीजों के सिर्फ सेंस से हम समझ सकते हैं। अब इसके लिए कैसे समझेंगे, ये आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, क्योंकि कोई आवाज देंगे हर आप व्यक्ति सुनेगा, लेकिन आवाज के साथ भी बहुत कुछ है, फाइनर आवाज। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो बहुत कुछ चीज आवाज आती है जो कॉमन नहीं आती है, तो बहुत उसका लेयर है, लेवल है, उसमें समय लगता है वो आइडेंटिफाई। ये टोटली आपकी वैदिक वे में है कि आप कैसे उसको सेंस को ये करेंगे।
टच का जो सेंसेशन है सिर्फ हाथ से या कोई वस्तु से ही टच करके नहीं होता है, सिर्फ सांसों या हवा से ही नहीं होता, और भी बहुत कुछ महसूस हो सकता है कि हाथों के पास कुछ आ गया, उसको क्या महसूस कर सकते हैं हम। अगर एक व्यक्ति बगल में बैठ गया, उसकी उष्मा का प्रभाव से हमारे स्पंदन में चेंज हुआ, हम उसको महसूस कर पाए नहीं, तो ये फाइनर लेवल की है। ये न्यूरोलॉजिकली कितना होगा नहीं होगा, लेकिन जब आप अपने अंदर की महत्व अहंकार मानस को जो बहुत ज्यादा फाइनर ट्यून कर लेंगे तो आप इस चीज को भी महसूस कर पाएंगे। इसलिए मैंने कहा कि वैदिक नेचर को बेहद उस लेवल पे नहीं हो आया भैया आपको ये ट्रीटमेंट ये रोग हो गया, आप गहरे जब उतरेंगे तो ये सारी चीजों को आप करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको अपने परसेप्शन लेवल को उस लेवल पर ले जाना पड़ेगा, तब आप ये करेंगे। तो अब हम लोग आ गए 5 ज्ञानेंद्रियों की बात हो गई। अब मान लीजिए 5 ज्ञानेंद्रियों के बाद यानी सेंस ऑर्गन के बाद 5 हमारे ऑर्गन ऑफ एक्शन है, क्योंकि एक व्यक्ति के 5 ऑर्गन ऑफ एक्शन है, वो भी उसका भी होता है। ऑर्गन ऑफ एक्शन क्या क्या है? हमारे मुंह है जिससे हम बोलते हैं, हमारे कान है जिससे हम सुनते हैं, ठीक है, हमारे पैर हैं जिससे हम चलते हैं, और हमारी गुदा द्वार है जिससे हम एक्सक्रीट करते हैं या मल त्यागते हैं, और एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जननांग, जिससे हम नए संतान या नए संतति को या नई पीढ़ी का जो सृजन होता है या जन्म होता है, तो उसके लिए वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इम्पॉर्टेंट है। तो ये हमारे ये करते हैं। और जो हमारे सबसे बड़ी बात है, ये हमारा बेसिक नेचर ऑफ वर्क है इस ऑर्गन ऑफ एक्शन में। लेकिन क्या सिंपल बेसिक नेचर इतना ही है? अब क्या है कि इनकी जो सारी क्रियाएं हैं, जैसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का काम है कि नई सृजन करना, गुदा का है कि भैया मल जो है उसको निष्कासित करना, ये जो सारी क्रियाएं हैं या जो सारे कर्म है, जो सारे काम है, या यूं कहे कि इनका जो बेसिक इनका जो फंक्शन है वो सूक्ष्म रूप में इस ऑर्गन में रहते हैं। कि मॉडर्न मेडिसिन की बात में हम नहीं कर रहा, मैं वैदिक में है कि इनकी जो क्रियाएं हैं, इनका जो फंक्शन है, ये सूक्ष्म रूप में खूब सटल रूप में वहां है, इसलिए जब वो स्थिति आएगी तो ये एक्टिव होकर वो काम कर पाएंगे। ये ऑर्गन में सूक्ष्म रूप में है। जैसे एक व्यक्ति में प्राण है तो जिंदा है, प्राण कहीं ना कहीं है, सोया हो, जगा हो, ये हो, तो इन सारे ऑर्गन में सूक्ष्म रूप में, सूक्ष्म रूप का मतलब ये नहीं कि मटेरियलिस्टिक हम देख रहे हैं हमारे पास जेंटल ऑर्गन है या हमारे पास सिंपल पैर है तो आदमी बैठा हुआ, लेकिन उसके अंदर सूक्ष्म रूप में है कि अभी कुछ हुआ तुरंत चल दिया। वो चलने की जो प्रक्रिया, पैर अपने उठ नहीं जाते, उसके पीछे सूक्ष्म रूप में वो बैठा हुआ है कि वो जैसे ही वो प्रवृत्ति आती है या वो सिचुएशन आता है वो अपने आप चल देता है। तो अपने आप चल देता है तो सूक्ष्म रूप से अंदर बैठा हो, बहुत ही सूक्ष्म रूप। अब मान लीजिए ये सूक्ष्म रूप में नहीं हो तो अगर वो परिस्थिति आए तो पैर आगे नहीं बढ़ सकता है, मुंह खुल नहीं सकता है। अब उसको आप चाहे न्यूरोलॉजिकल डिजीज के रूप में करिए या यूं कहिए कि सूक्ष्म रूप में जो उसके अंदर जो था वो काम करने की प्रवृत्ति या वो कर्म जो सूक्ष्म रूप में उसके उस ऑर्गन में बैठा हुआ था, वहां वो या तो वहां से हट गया या वहां से ओवर सैडोड हो गया तो काम नहीं कर पाया। ठीक है, तो ये चीजें हमें सोचनी पड़ेगी कि हम इस चीजों को कैसे हम करें। तो ये जब हम कर पाएंगे तब जाके हमारा काम बहुत अच्छे से समझ पाएंगे एक डिजीज को भी और एक ह्यूमन बीइंग को। यानी जो भी ऑर्गन ऑफ एक्शन है सिर्फ हम वो काम कर पा रहा है या नहीं कर पाया, एक न्यूरोलॉजिकल रिफ्लेक्स, उसकी सूक्ष्म अवस्था, और जब सूक्ष्म अवस्था में जाएंगे तो वो आपके मेटेरियलिस्टिक या भौतिक रूप में समझ नहीं पाएंगे कि वो कहाँ है, कैसे है। अब वो एलिमेंटल लेवल पे जाना होगा, उस पर हम लोग बाद में आ रहे हैं, तो एलिमेंटल थ्योरी के हिसाब से हम उसको समझेंगे। ठीक है, तो अब मान लीजिए अगर इसके बाद हम जाएं, अगर अहंकार को तम तत्व या तमस डोमिनेट करे तब 5 तन्मात्र आ जाते हैं या 5 तन्मात्र उपस्थित होते हैं। अब ये तन्मात्र क्या है? इसी को जो मैंने कह रहा था सूक्ष्म तत्व, शटल एलिमेंट, सूक्ष्म तत्व। ठीक है, या यूं कह दीजिए कि जो हमारे सेंस है, सेंस ऑर्गन नहीं, सेंस ऑर्गन है
चीज है कि आप दिखा सकते हैं कि हमारे पास नाक है, त्वचा है, लेकिन जो सेंस है, जो सेंस मतलब सुगंध, ये सेंस है। नाक तो सेंस ऑर्गन है, सुगंध को आप दिखा नहीं सकते। तो ये जो सेंस है, उस सेंस को आप कैसे दिखाएंगे? नहीं दिखा सकते कि कहाँ है। तो उस सेंस के भी और सूक्ष्म रूप में कि सेंस की जो मूल एलिमेंटल फॉर्म है, वो तत्व जो एकदम सूक्ष्म तत्व है, जिससे वो कई तत्व मिलकर वो सेंस चारों तरफ बढ़ गया। तो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म जो तत्व है, जो सुगंध के रूट में है, जहाँ से सुगंध का मूल कारण है, वही तत्व, उसके बाद से सुगंध हो रहा है। या कोई चीज दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो उसके सूक्ष्म तत्व में, तो उसको हम लोग बोलते हैं तन्मात्र। ठीक है, तो ये तन्मात्र है, इसको तन्मात्र भी बोलते हैं और पंच विषय भी बोलते हैं। वो आप इस रूप में देख भी नहीं सकते, महसूस भी नहीं सकते। जो हमारे सेंसुअल परसेप्शन या सेंस जो है, उसका एलिमेंटल फॉर्म है, उसका सूक्ष्म रूप है, उससे सूक्ष्म कुछ नहीं है। तो वो चीजें हैं, जब तन का प्रभाव होता है तो वो आता है। तो जैसे मैं कह रहा था कि 5 ऑर्गन ऑफ एक्शन है, जो हमारे कर्मेंद्रियां हैं, वो सूक्ष्म रूप में वहाँ कर्म रहता है। तो सूक्ष्म मतलब एलिमेंटल फॉर्म है। अब मान लीजिए कान का काम है साउंड, आवाज सुनना, लेकिन आवाज की जो हम मैंने सुनना तो हमारा ये है, लेकिन सुनते हैं क्या? आवाज। आवाज की जो सबसे सूक्ष्म रूप है, उसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंटल शब्द। जो बोले एलिमेंटल शब्द माने जो एकदम सूक्ष्म है। जैसे हमने कहा कि वो सूंघने की भी है, तो उसकी भी सबसे सूक्ष्म रूप, क्योंकि ये चीजें आप उसको ये नहीं कर सकते। कोई साउंड हम सुन रहे हैं, साउंड ऐसी भी होगी, साउंड की बहुत सूक्ष्म रूप शायद हमारे कान परसीव नहीं कर पाए, लेकिन वो साउंड है, बहुत एलिमेंटल फॉर्म्स। ये स्पर्श, स्पर्श का भी सूक्ष्म स्पर्श होता है, जो होता है वो भी है। या फॉर्म, कोई रूप है, उसका भी सूक्ष्म रूप, एलिमेंटल फॉर्म। एक स्ट्रक्चर दिख जाए वही नहीं है, स्ट्रक्चर है, इतना सूक्ष्म है कि उससे, क्योंकि अगर हम एक कोई स्ट्रक्चर, एक लाइन या बिंदु से बना, उस बिंदु को या उस लाइन को तोड़ते 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 सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में जाए, तो संभवतः वो रूप और फॉर्म नहीं रहेगा, लेकिन वो उसका अपना एक रूप रहेगा, जो शायद हम अपने सेंस को जो एलिमेंटल फॉर्म है उस रूप में देखेंगे। उसी तरह टेस्ट है, उसी तरह गंध है, ये सारे एलिमेंटल या पंच विषय है, उसको हम लोग तन्मात्र कहते हैं। माने उससे सूक्ष्म कुछ नहीं है। और यही सूक्ष्म जो हमारे पंच विषय और तन्मात्र हैं, जब ये एक ही तरह के तन्मात्र मिल मिल के जब एक ग्रॉस रूप में आ जाते हैं, एक मटेरियलिस्टिक फॉर्म में आ जाते हैं, या एक रूप में आ जाते हैं जिसको हम परसीव करके बता सकते हैं ये है, उसको हम लोग बोलते हैं भूत। भूत का मतलब घोस्ट नहीं, भूत का मतलब पंचभूत जो कहा जाता है, उस भूत को करते हैं। यानी तन्मात्र को जब हम ग्रॉस रूप में ले आते हैं, तब एक दिखने लायक, तब उसको पंचभूत या पंचमहाभूत करते हैं। और वो होता है सबसे ओरिजिनल फॉर्म, जिसको हम लोग बोलते हैं आकाश, यानी कि स्पेस, उसमें कुछ नहीं है, सिर्फ आकाश है। ठीक है, अब इस आकाश में जब हम, आकाश का मतलब ही हो जाता है कि उसके हम मतलब तरंग जा सकती है, ये हो जाती है आकाश। आकाश हमारे अगर इसके ये में अगर हम पंच महाभूत के थ्योरी में करेंगे, तो आकाश का मतलब कि हमारी ध्वनि या साउंड को हम रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, या हमारे ईयर जो हमारे सेंस ऑर्गन है उसको रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। ये तो ये कहीं ना कहीं तन्मात्र के रूप में साउंड के जो एलिमेंटल शब्द है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो जब आकाश के साथ या एलिमेंटल साउंड के साथ जब हम स्पर्श के तन्मात्र को जोड़ते हैं, यानी टच को, तब वायु आ जाता है, आकाश के बाद वायु। और इन दोनों के साथ जब हम रूप को जोड़ते हैं, कलर को जोड़ते हैं, रंग को जोड़ते हैं, तब आ जाता है अग्नि। और अग्नि में 3 है, और इन तीनों के साथ जब हम टेस्ट का तन्मात्र यानी कि स्वाद के तन्मात्र को जोड़ते हैं, तब जल तत्व का निर्माण होता है, यानी कि आपकी जो पंचमहाभूतों में जल तत्व है। और आखिरी पृथ्वी है। जब जल के चारों जो फॉर्म है उसके साथ जब हम सुगंध के तन्मात्र को जोड़ देते हैं, तो पृथ्वी तत्व या अर्थ एलिमेंट की बात आ जाती है। तो ये हमारी 5 जो
पंच महाभूत है और पंच तन्मात्र हैं, ये हमारे एक टोटल जो हम लोगों ने एक बॉडी की संरचना को देखी वो उस रूप में आ गए। तो ये क्लियर आप हो गया होगा आपको कि एक टोटल एवोल्यूशन या एक लाइफ में क्या क्या चीजें हैं और कैसे कैसे आ रही है, और उसमें हमारे एलिमेंटल फॉर्म जो हमारे शरीर के बाहर है। बहुत लोग बोलते हैं ना कि भाई निर्जीव से सजीव कैसे बनते हैं, तो इस रूप में आते हैं। और आज भी बहुत सी थ्योरी है कि कहीं ना कहीं ये भी अगर माना जाए कि भाई बॉडी को अगर ये किया जाए तो हमारे शरीर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन यही ज़्यादा है जो बना हुआ, सेल बना है तो सेल में ये ज़्यादा है, इसी की मार्फत से बना है। तो उसको अगर डिसइंटीग्रेट करें तो सेलुलर लेवल पे यहाँ है तन्मात्र की बात कर रहे हैं, वहाँ हम बोले सेल, और सेल को भी अगर डिसइंटीग्रेट करें तो और सूक्ष्म फॉर्म में जाएंगे हम एटम, एटम से एलिमेंट और एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इतने सूक्ष्म हो जाएंगे, अब उसके भी सटल पार्ट की गवेषणा हो रही है और आ रहा है, तो उससे भी सूक्ष्म पार्ट है। तो यहाँ पे सीधे सीधे एलिमेंटल फॉर्म है। अब वो एलिमेंटल फॉर्म मिल के जैसे पंच महाभूत बने और उसका एक कोऑर्डिनेटेड फॉर्म बन के एक शरीर बन गया, एक जीव बन गया, और जीव बना तो जीव के पीछे जो लाइफ है, आप इम्यूनिटी कहिए या उससे भी डीपर जाइए तो प्राण कहिए, क्योंकि आज की भाषा में इम्यूनिटी कहा जाता है, लेकिन इम्यूनिटी को भी आप दिखा नहीं सकते, इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन दिखा सकते हैं, ये बोल सकते हैं कि इम्यूनिटी ये काम कर रही है, बट इम्यूनिटी है कहाँ, दिखा नहीं सकते। प्राण को भी वैसे नहीं दिखा सकते, बट प्राण है, प्राण बल्कि और ज्यादा डीपर लेवल पे है या इम्यूनिटी के पीछे है, क्योंकि वो प्राण जहाँ पे है वहाँ पे एनर्जी ट्रांसमिशन हो रहा है शरीर में, तो वो कहीं ना कहीं डीपर है, वो इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है या इम्यूनिटी को इन्फ्लुएंस कर रहा है कि आपको ये काम करना है, तो प्राण कहीं डीपर में है। अगर आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और या आपकी आज की क्वांटम फिजिक्स को पढ़ेंगे तो और ज़्यादा ये में करेंगे। तो खैर हम इस चीज़ को और ज़्यादा ज़्यादा फिलोसॉफिकल और ये में नहीं जाए, हम लोग चूंकि नेचर क्योर और उस वैदिक नेचर क्योर को समझना चाह रहे हैं, तो उस आधार पे बात करें तो मैंने कह दिया कि आप क्रॉनिक जब डिजीज में जाएंगे, डीपर लेवल पे जाएंगे या एक सेलुलर लेवल पे जा रहे हैं कि सेल के अंदर पहुंचना चाह रहे हैं कि व्यक्ति का रोग के पीछे जो जहाँ पे रिसाइड कर रहा है, जहाँ पे रोग बैठा हुआ है, वो सिर्फ एक सुपरफिशियल एक फिजियोलॉजिकल रिएक्शन के रूप में कि ठंडा लग गया तो बुखार आ गया उससे, या हमारे अंदर की सेल कहीं ना कहीं जीवन की जो प्रक्रिया है या ये इवोल्यूशन होकर एक शरीर बना है और इस शरीर में सारे तत्व नॉर्मली काम कर रहे हैं, अचानक इस शरीर की या जीवन के विरुद्ध शरीर में कोई रोग हो रहा, काम हो रहा है, तो वो रोग या वो इसके विरुद्ध काम करने की रूट कहाँ तक पहुंची, अगर सेल के अंदर पहुंची है, इसका मतलब इस शरीर के अंदर वो तत्व को प्रभावित कर रही है, तत्व से तन्मात्र को भी प्रभावित करती है। कभी कभी आंखों से रोशनी चली जाना, कभी सुनाई नहीं देना, कभी नाकों से नहीं आ जाना, तो ये महज क्या सिर्फ एक बैरियर बाहर की है या बाहर और भीतर के जो संबंध है उसके बीच हमने इस सेतु को तोड़ दिया। जैसे कहा कि अंतःकरण शरीर और आत्मा के बीच की सेतु है और अंतःकरण से ही इवोल्यूशन हुआ है, ये हुआ। तो उस अंतःकरण को इस बॉडी बनने के बाद उस अंतःकरण से शरीर को हमने तोड़ दिया। हमारे लाइफस्टाइल में कहाँ कहाँ ये हो रही है, मेडिकल साइंस के रूप में भी अगर मॉडर्न हम देखेंगे तो लगता है कि हमने बॉडी माइंड का कनेक्शन जब तोड़ देते हैं या बॉडी ब्रेन का कनेक्शन, तो बहुत बार बॉडी अपनी काम कर रही है, रिफ्लेक्सेस बंद हो गए हैं, तो ये होता है, उस समय बॉडी काम नहीं कर पाती, आदमी कोमा में चला गया, फिजिकल बॉडी नॉर्मल रिफ्लेक्सेस पे काम कर रही है लेकिन इंटेलिजेंस कुछ नहीं है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें आ रही हैं। तो आज की चीज़ों में जो हमने बेसिक डिफरेंस ये किया कि एग्जिस्टेंस और आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या है कि हम शरीर हैं, हम यही मानते हैं, या एक मनुष्य है। एग्जिस्टेंस हमारा क्या है कि हम सिर्फ एक मनुष्य का रूप ही हैं या हमारे पीछे दो डुअलिटी इन्वॉल्व है, प्राण और रई, पुरुष या प्रकृति, या हमारे पेरेंट और हमारे पेरेंट के पीछे जो स्पर्म और ओवम है वही वो तो कारक हैं, लेकिन उस स्पर्म और ओवम मिलने के पीछे के फैक्टर्स क्या है, जो एक पुरुष और महिला मिले कि एक नए संतान या एक नई प्रजन्म को जन्म देंगे, उसके पीछे उन दोनों के मिलने की वजह क्या है, कारण क्या है, उनकी थॉट प्रोसेस क्या है, उनके अंदर की प्राण और रई क्यों मिल रहे हैं।
उनके अंदर वो क्रिया करने के पीछे क्या है कि वो सिर्फ एक दूसरे को भोग करना चाह रहे हैं। उस समय उनकी मानसिकता क्या एक सिर्फ और सिर्फ एक वासनामय है कि हम एक व्यक्ति को या एक जीव को अपने अपोजिट जीव के प्रति आकर्षण है, और आकर्षण में एक उन्मादना आ गई है, उस उन्मादना को शांत करने के लिए कर रहे हैं, और उस करने की प्रक्रिया में एक नई सृष्टि हो जा रही है। या फिर वो सब कुछ सोच रहे हैं कि हमें नई सृष्टि को लाना है, और उस लाने के पीछे हम कारक हैं, तो हम वो सारी प्रक्रिया करेंगे ताकि आने वाली जो सृष्टि जो आ रही है, नई पीढ़ी आ रही है, वो हर तरह से स्वस्थ हो। तो अगर हर तरह से स्वस्थ हो तो अंतःकरण ठीक होना चाहिए, क्योंकि अंतःकरण से ही ये होगा, और अंतःकरण शुरू हो जाती है, इंटेलिजेंट डिस्क्रिमिनेशन पहले से ही हो जाती है, और जो हमारे पीछे कारक है उनकी सोच भी कहीं ना कहीं प्रभावित करती है नए अंतःकरण और नए बनने में, क्योंकि सेल ट्रांसमिट वहीं से होता है, डीएनए वहीं से आ रहा है। तो डीएनए में हम क्या थॉट प्रोसेस ले रहे हैं, हमारे शरीर में या जो दो मिल रहे हैं वो कौन से थॉट प्रोसेस में है, और थॉट प्रोसेस में नहीं, उस समय उनका शरीर और मन, माइंड और आत्मा, इस तीनों का कोऑर्डिनेशन क्या है, क्या वो जो कर रहे हैं उसके साथ माइंड इन्वॉल्व है, नंबर वन, माइंड के पीछे सोल है वो इन्वॉल्व है, और अगर इन्वॉल्व है तो कोऑर्डिनेटेड वे में है कि नहीं, या आपके लस्ट आपके माइंड को ओवरकम कर दे रही है, मन को, मैं ब्रेन की बात नहीं कर रहा, लस्ट और सेंसुअल जो वासना है इतना हाई हो गई हो कि मानस को मन को या आपके पूरे जो चेतना है उसको ओवरकम कर रही है, उसको रिएक्ट ही नहीं करने दे रही है, उसके जो भाव है उसको दबा के रख रही है। इसका मतलब उस समय भी जो नई सृष्टि के पीछे क्रियाएं हो रही हैं उसमें अगर वो चेतना इन्वॉल्व नहीं है, वासना इन्वॉल्व है, तो ये जो नई सृजन आ रही है उसके पीछे सोच नहीं है कि हम नई सृजन को ले आ रहे हैं जो कल इस पृथ्वी पर आएगा और इस पृथ्वी पर वो जिएगा, वो समाज के बीच में एक प्रतीक बनेगा, उस रूप में नहीं आ रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ आ रहा है कि दो व्यक्तियों या एक व्यक्ति के भावना, एक व्यक्ति की उत्तेजना यूं कहिए या वासना, दोनों की वासना हो सकती है, एक की वासना भी हो सकती है, एक को चेतना से जुड़ा हो, दूसरे वासना से जुड़ा हो, और इस परिस्थिति में कहीं ना कहीं जो नई प्रोडक्ट आएगी, नए जो सृष्टि होगी, वो आपको किसी न किसी रूप में बहुत ज़्यादा नई सृष्टि को प्रभावित करेगी। जो नए संतान या नए बच्चा आएगा उसके ये में बहुत बड़ा ये एक ऐसा कारक बनेगा कि उसकी जीवन बनने के पहले ही उसको उसके अंदर बहुत कुछ चीज डिमेरिट्स उसने डाल दिया, सिर्फ क्षणिक भर की उत्तेजना की वजह से। तो इसलिए नई संतति को लाने के पीछे अगर लाने का उद्देश्य हो तो कम से कम ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आदमी सोचे। और भारतीय परंपरा में कम से कम ये रहा है गर्भ संस्कार, गर्भ संस्कार की बहुत बड़ी है, और ये वैज्ञानिक है। आज की तारीख में तो अब इस पर बहुत लोग करते हैं। गर्भ संस्कार का मतलब सिर्फ नहीं है कि गर्भाधान के बाद हम क्या एक्सरसाइज करें कि नॉर्मल डिलीवरी हो, नहीं, गर्भ माँ के पेट में आने के पहले से, यानी गर्भ लेने की जब आप तैयार हो रहे, गर्भ अचानक नहीं आ जाए, गर्भ लाने के लिए भी आप मानसिक रूप से तैयार हो कि क्यों ले रहे हैं, वो आप मानसिक, अचानक आ गया उसके बाद आप कर रहे हैं तो ये नहीं है। इसका मतलब फिर वही बात आ गई कि आपने गर्भ के लिए तैयारी नहीं की, बस आ गया, आप अपने उत्तेजना मिला दिए। तो गर्भ यानी एक नई सृष्टि को आप जन्म दे रहे हैं, एक नई पीढ़ी को जन्म दे रहे हैं, नई जीव को जन्म दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप और कोई जिम्मेदारी को समझिए, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि समाज में आप एक नए अंकुर को जन्म दे रहे हैं, वो कैसे रहेगा, कैसे अपने आप को इस सामाजिक परिस्थिति में ढालेगा और समाज को प्रभावित करेगा, ये उसकी जड़ आप हैं। तो समाज को क्या प्रभाव डालेगा, समाज उस पर क्या प्रभाव डालेगा, आपने जिस रूप में रोपा है वैसा ही होगा। तो वो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए गर्भ संस्कार बहुत बड़ा है। हालांकि वैदिक नेचर की ओर में गर्भ संस्कार पे भी बात की जाए तो वो भी बड़े लंबे पाठ्यक्रम हो जाएंगे, क्योंकि वो एक दिन में संभव नहीं कि पूरे गर्भ संस्कार पूरी बहुत सी प्रक्रिया है कि जब एक
पुरुष महिला सोच रहे हैं कि हम हाँ एक नए संतान को जन्म देंगे, तो उनकी मानसिक स्थिति से लेके और जन्म ग्रहण तक कई प्रक्रियाएं हैं जिसको फॉलो करना पड़ता है। तब क्या है कि आप हर चीज के रूप में, चाहे शारीरिक रूप में, मानसिक रूप में, भावनात्मक रूप में, हर रूप में उस चीज को कहीं ना कहीं वो प्रभावित करते हैं कि आने वाला जो भी जीव है या बच्चा है वो इन सारी चीजों के साथ मजबूती के साथ आएगा, इन सारों चीज को संस्कार लेके आएगा। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम एनर्जी साइंस की बात करेंगे या सूक्ष्म रूप में बात करेंगे तो ये बात है आती है, क्योंकि बच्चा जब पेट में है तो रिफ्लेक्सेस रहते हैं, उस समय उसकी चेतना डेवलप हो रही है, और रिफ्लेक्सेस जो है जैसा हम उसको देंगे और वो रिफ्लेक्सेस माँ के मेंटल रिएक्शन के साथ या उसके न्यूरोलॉजिकल रिएक्शन या ब्लड के रिएक्शन के साथ वो शरीर में जाएंगे, तो वो रिफ्लेक्सेस उसकी चेतना के साथ जुड़ते जाएंगे। जब जन्म लेगा तो वो रिफ्लेक्सेस कहीं ना कहीं उसको प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रभावित करेंगे ही करेंगे। इसलिए आप मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, शारीरिक रूप से और कहीं ना कहीं अपनी इच्छाओं के साथ, डिजायर को आप समझिए कि जो कर रहे हैं वो आपकी आवश्यकता है या आपकी वासना है। वासना के साथ कुछ कर रहे हैं तो बच्चों में भी वो इनपुट सेलुलर लेवल पे, कोशिकीय लेवल पर, या जैसे मैंने कहा सूक्ष्म लेवल पर, वो भावना वहाँ भी ट्रांसमिट हो रही है। जब आप में वो आवेग आ रहा है, वो हार्मोनल चेंजेस जब आ रहे हैं, तो वो हार्मोनल चेंजेस गर्भ में उस समय भी बच्चे में भी जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं उसके व्यक्तित्व के विकास के साथ ये है। इसलिए कम से कम अच्छे, जब आप सचमुच चाहते हैं कि अब हम माँ या बाप बनना चाह रहे हैं, तो किसी भी अच्छे ट्रेंड या जो जानते हैं उसके अधीन जाइए। आप जो भी आपके गायनोकोलॉजिस्ट हैं या ऑब्स्टेट्रिशियन हैं, उनसे जो भी एंटीनेटल पोस्टनेटल केयर लेना है जरूर लीजिए, पूरी लीजिए, लेकिन एक गर्भ संस्कार की भी ट्रेनिंग कंटिन्यूअस लीजिए। इवन जब आपने डिसाइड कर रहे हैं कि अब हम लेंगे, उस समय से गर्भ संस्कार की प्रोसेस लीजिए और उनके साथ पूरा सेशन लीजिए, कैसे करना है, कैसे आप अपना संस्कार को फॉलो करते जाएंगे बिफोर, ड्यूरिंग और जन्म देने के तक या जन्म देने के बाद तक, वो सारे संस्कार को, तब जाके आपको बच्चों के साथ जो भी वो आपका बच्चा आएगा वो बहुत ज़्यादा होगा। तो आज जो महत्वपूर्ण बात है कि आपको ये समझना है कि आज के सेशन में हमने अस्तित्व और आइडेंटिटी की बात की है। आपको ये बताना है सेशन में, आपके लिए, आप अपने लिए बताइए कि आपका अस्तित्व क्या है और आपकी आइडेंटिटी क्या है। हर आदमी की परसेप्शन अलग अलग हो सकता है। आप अपने बारे में सोचेंगे तो आपका अस्तित्व क्या है, आपकी आइडेंटिटी क्या है, ये आपको बताना पड़ेगा। इसे पूरा वीडियो आप देखेंगे तब समझ पाएंगे कि अपनी आइडेंटिटी और परसेप्शन कैसे बताएंगे। दूसरी बात, वो चाहे आपके बारे में हो सकता है या किसी और ऑब्जर्वेशन हो सकता है कि आपको लगता है कि कोई एक बच्चा हो या ग्रूमिंग हो रहा हो, या कोई आपका पेशेंट हो सकता है, उसमें कहीं ना कहीं आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि उसके माँ बाप के आइडेंटिटी का या माँ बाप के संबंधों का प्रभाव किस तरह उसकी आइडेंटिटी या विशेषकर उसके अस्तित्व को प्रभावित किया है। पॉजिटिव डायरेक्शन में भी हो सकता है, नेगेटिव डायरेक्शन में हो सकता है, या कोई प्रभाव ही नहीं हो सकता है। आप समझिए कि माँ बाप जो है उसका प्रभाव या उनका प्रभाव का मतलब नहीं कि माँ बाप की तरह देखने में है कि नहीं, माँ बाप के चलने की तरह नहीं, उसका जो आप फिजिकल, मेंटल और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट या देखेंगे, उसका रिएक्शन करेंगे और उसके माँ बाप को तो समझेंगे कि कहीं गैपिंग है या कहीं कुछ ये है, ये आपका है। तो कोई भी एक केस स्टडी हो, कोई भी हो, 5 लाइन 4 लाइन में आप लिख के भेजिए। ये 2 चीज है। तीसरा जो चीज है कि आप अगर, जो मैंने कहा दक्षिणायन और उत्तरायण, लाइफ में आपने क्या महसूस किया है कि दक्षिणायन और उत्तरायण की जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बताई, वीडियो में सुन जाएंगे, उस समय आपकी मानसिक स्थिति पर ऐसा कोई प्रभाव पड़ता है क्या? दूसरी बात, अगर उत्तरायण में हम दक्षिणायन जैसी प्रवृत्ति के साथ रहना चाहते हैं या दक्षिणायन में उत्तरायण की परिस्थिति में रहना चाहते हैं, तो किस स्थिति में आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ज्यादा आप मानसिक तनाव से गुजरते हैं?
अगर दक्षिणायन में दक्षिणायन करते हैं, उत्तरायण में उत्तरायण की प्रवृत्ति के साथ है तो क्या प्रवृत्ति होती है, और अगर दोनों का रिवर्स करते हैं तो आपको मानसिक रूप से क्या कुछ चेंजेस महसूस होते हैं कि ना। ये 3 सवाल, इसलिए 3 सवाल को करने के लिए आपको वीडियो बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा। तो आज हमने पहले दिन वैदिक नेचर क्योर के कॉन्सेप्ट की बात कर ली, आज हमने एग्जिस्टेंस और इवोल्यूशन आइडेंटिटी की बात कर ली। अब नेक्स्ट दिन अब हम लोग शरीर और माइंड की भी बात करेंगे, या अभी अंतःकरण की थोड़ी बहुत बात और रह गई है, या डुअलिटी वाली बात हो गई है, वो सब। अब ये जो चीज बात आ गई, डुअलिटी की बात आ गई, अंतःकरण की बात आ गई, अब ये चीजें हैं जो थोड़े थोड़े बार बार आते रहेंगे, तो इसलिए इन चीजों को बार बार अब डिटेल्स में हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे, ये बेसिक चीज है। अब आगे जब हम धीरे धीरे और ज्यादा इलनेस और हेल्थ के बीच में कंसेप्ट में आएंगे तो ये सारी चीजें आती रहेंगी, बात बात की ये इसका प्रभाव ऐसे है, ये है, तो ये चीजें अब सूत्र वाक्य के रूप में बीच बीच में आएंगे कि यहाँ पर ये है, तो ये सारी चीजें अब बार बार ही आएंगे, तो इसको थोड़ा गहरे से अब इसको डिटेल्स में बार बार नहीं बोला जाएगा, तो ये समझ लीजिए। अगले दिन हम लोग नेक्स्ट चैप्टर से नेक्स्ट शनिवार को फिर 8 बजे मिलेंगे। इस पर अपना फीडबैक भी दीजिए, और सभी से बार बार आप लोग पूछ रहे हैं, बिल्कुल शेयर करिए और लोगों को बताइए, जो भी इससे जुड़ना चाहें जुड़ें, इसमें कोई रोक नहीं है हमसे पूछने की, मैंने क्लियर कर दिया। शेयर करिए, और जो आपके पास लिंक जा रहा है उस लिंक को आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा सकते हैं, अपने फेसबुक या जो भी सोशल मीडिया के स्टेटस पे भी लगा सकते हैं कि लोग जानेंगे तो आपसे भी संपर्क करेंगे, या जो आपके पेशेंट हैं वो भी समझेंगे, कि तब आप भी बता पाएंगे कि हाँ, बहुत से ऐसे जिसको हम लोग रोग नहीं मानते या चीज को नहीं मानते, जो बहुत कुछ चीजें ऐसे हैं जीवन में घट रही हैं जो शरीर में या मन पे या भावना पर, जिसको हम बहुत बार एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे वैदिक नेचर की, और शायद उस चीज को गहरे समझने में आपको हेल्प करें, तो आपके जो सहयोगी हैं, परिवार वाले हैं, आपके पेशेंट हैं, वो भी आपको कहीं ना कहीं इससे लाभान्वित होंगे और आपके साथ जुड़ेंगे, तो आपका भी एक सर्किल बढ़ेगा। तो आप सभी से आग्रह है कि इसको बिल्कुल शेयर करिए, कोई बात नहीं है, और जो भी है कमेंट भी लिखिए, और इस सीजन के बाद आप और क्या जानना चाह रहे हैं उस पर भी आप कमेंट करिए, तो हम लोग नए नए करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीक हम लोग फिर मिल रहे हैं तीसरे सत्र के साथ। आज दूसरा सत्र यहीं समाप्त हो रहा है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, शुभ रात्रि, नमस्कार।